आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिस पटकथा को समझने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। झांसी की अमर किंवदंती। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध का ब्यौरा नहीं है, बल्कि साहस और बलिदान की वो इंटेंस कहानी है जिसे संवादों के जरिए एकदम जीवंत कर दिया गया है। हम अक्सर फिल्में देखते हैं या नाटक पढ़ते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक लेखक सिर्फ मंच के निर्देशों और दमदार वाक्यों से पूरा तनाव और ऊर्जा क्रिएट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पटकथा की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक जबरदस्त झटके के साथ होती है। एक अंग्रेज अफसर का संवाद है, झांसी अब हमारी होगी, रानी हार चुकी है। ये जो वक्त से पहले जीत का दावा है ना, ये तुरंत एक भयंकर तनाव पैदा कर देता है। ये सीधे तौर पर प्रतिपक्षी यानी दुश्मन के हद से ज्यादा आत्मविश्वास और अहंकार को दिखाता है। कहानी कहने का ये एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। जब कोई शुरुआत में ही इतना गुरूर दिखाए तो समझ जाइए कि आगे चलकर उसका ये भ्रम बहुत बुरी तरह टूटने वाला है। यहाँ स्रोत सामग्री के भीतर दो बिल्कुल अलग नजरियों की जो टक्कर दिखाई गई है वो कमाल की है। एक तरफ अंग्रेजों का अनुमान है जो बंदूकों और तोपों की गिनती पर टिका है। उन्हें पक्का यकीन है कि जमीनी लड़ाई वो जीत चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई की वो अड़िग चुनौती है कि जब तक उनकी सांस चलेगी झांसी पर कोई कब्जा नहीं करेगा। ये बात एकदम साफ कर देती है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की है। जो बाहर से एक पक्की हार नजर आ रही है, वो रानी के दिमाग में अभी भी एक खुली जंग है। भाग 1, किले की दीवार और हौसला। इस हिस्से में घटनाओं की रफ्तार देखिए कितनी तेज है। पहले ही मिनट में तोपें तैयार होती हैं, दरवाजे टूटने लगते हैं, 15 मिनट होते होते दीवारें दरकने लगती हैं और 20वें मिनट तक तो अंग्रेजों को सीधा आदेश मिल जाता है कि अंदर घुसो और किसी को जिंदा मत छोड़ो। ये जो बढ़ता हुआ तनाव है, ये पटकथा पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रैकेट में लिखे गए मंच के निर्देश, जैसे तोपों की आवाज, पूरे माहौल को इतना डरावना और असली बना देते हैं कि लगता है बस अब सब कुछ खत्म होने ही वाला है। लेकिन ठीक उसी पल जब दीवारें गिर रही होती हैं, पटकथा में ये बेहद शक्तिशाली संवाद आता है। दीवार टूट सकती है, हौसला नहीं। ये कोई साधारण वीर रस की पंक्ति नहीं है, बल्कि कहानी का रुख मोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हमारा ध्यान अब ईंट पत्थर के टूटने से हटकर सैनिकों के उस मजबूत मनोवैज्ञानिक किले पर आ जाता है जिसे कोई तोप नहीं गिरा सकती। असली किला तो योद्धाओं के पक्के इरादों से बना है ना। भाग 2, युद्ध भूमि का तूफान। युद्ध भूमि का ये मनोवैज्ञानिक खेल सच में बहुत दिलचस्प है। स्रोत सामग्री ने जानबूझकर दोनों तरफ के हालातों को आमने सामने रख दिया है। एक तरफ अंग्रेज हैं जिनकी फौज बहुत बड़ी है, फिर भी वो खौफ में है। उनके मुंह से निकल रहा है इम्पॉसिबल, और ये औरत नहीं तूफान है। वहीं दूसरी तरफ रानी की प्रेरणा है जो सिर्फ और सिर्फ सम्मान की रक्षा और अदम्य साहस पर टिकी है। ये वो बिंदु है जहां शारीरिक रूप से कमजोर दिखने वाला पक्ष मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ रहा है। और फिर आता है इस पूरी पटकथा का सबसे मुख्य संवाद। संख्या नहीं, साहस जीतता है। जब एक सैनिक घबराकर कहता है कि दुश्मन गिनती में बहुत ज्यादा हैं, तब ये जवाब आता है। यहाँ पटकथा लेखक ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस रणभूमि में आपका गणित काम नहीं करेगा। आंकड़ों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। जो चीज असल में मायने रखती है वो है आपकी अंदरूनी ताकत। इस मूल भावना को समझे बिना इस कहानी की गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है। अब कहानी उस खतरनाक मोड़ पर आती है जिसे हम वापसी ना करने का बिंदु कहते हैं। एक तरफ भागने का रास्ता खुला है, एक सैनिक मिन्नतें कर रहा है कि पीछे से निकल सकते हैं, मतलब जीवित बचने का एक तार्किक विकल्प सामने मौजूद है। लेकिन रानी इसे पूरी तरह खारिज कर देती हैं। उनका ये कहना कि वो भागने के लिए नहीं लड़ने के लिए जन्मी है, ये जिंदगी के ऊपर सम्मान को चुनना है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि अब ये जंग सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ी जा रही है। भाग 3, मातृभूमि के लिए बलिदान। चलिए अब इस पूरे एक्शन दृश्य को जरा ध्यान से समझते हैं। ये 3 बहुत ही स्पष्ट और सामरिक चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले एक शासक और एक माँ के तौर पर वो अपने बेटे की सुरक्षा पक्की करती हैं। फिर दूसरा चरण, वो एक अविश्वसनीय कदम उठाती हैं और अकेले ही घोड़े पर निकलकर दुश्मन की अभेद्य पंक्ति को चीर देती हैं। और तीसरा चरण, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो आगे बढ़ती हुई पूरी दुश्मन सेना का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और निस्वार्थ रणनीति थी।
जब युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में होता है और रानी बुरी तरह घायल हो जाती है, तब स्रोत सामग्री हमें एक और मार्मिक संवाद देती है। घाव शरीर पर है, आत्मा पर नहीं। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी कहानी में बार बार लौट कर आता है। शारीरिक हार बनाम आध्यात्मिक जीत। दुश्मन सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उस अजेय भावना को खरोच भी नहीं मार सकता जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये एक ऐसी पंक्ति है जो इस दृश्य को इतिहास के किताबों से निकालकर सीधे दर्शन शास्त्र में बदल देती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए रानी के वो शब्द सिर्फ एक योद्धा के अंतिम बोल नहीं थे, वो शक्तिशाली भविष्यवाणियां थीं। ये कहना कि एक लक्ष्मीबाई गिरेगी तो हजारों जन्म लेंगी और भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा, ये अचानक से इस पटकथा का दायरा बहुत बड़ा कर देता है। ये अब सिर्फ एक किले की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बन गई है। ये पक्का करता है कि कहानी का अंत किसी मायूसी में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक उम्मीद का बीज बोकर हो रहा है। भाग 4, एक अमर किंवदंती। और यहाँ सबसे बड़ी हैरानी वो अंग्रेज अफसर देता है जो शुरुआत में सबसे ज्यादा अहंकार में डूबा हुआ था। उसका जो अंतिम संवाद है ना, आज हमने दुश्मन नहीं, एक किंवदंती देखी है। ये इस शब्द किंवदंती की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। सोचिए ये कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जो अफसर पहले कह रहा था कि रानी हार चुकी है, वही अब एक गहरे सम्मान और श्रद्धा से भर गया है। उसे समझ आ गया है कि उसने कोई सेना नहीं हराई है, बल्कि उसने एक ऐसी कहानी को जन्म लेते देखा है जो सदियों तक अमर रहेगी। पटकथा का अंत किसी मातम या शोक गीत से नहीं होता, बल्कि ये खत्म होती है एक बहुत ही ऊर्जावान और विजयी जयघोष के साथ। सैनिकों का ये चिल्लाना कि रानी मरी नहीं है, अमर हो गई है, जय भवानी, जय झांसी, जय भारत, ये पूरी कहानी को एक जबरदस्त और प्रेरक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सामूहिक नारा इस बात का पक्का सबूत है कि भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन जिस विचार और ऊर्जा के लिए वो लड़ी, वो अपनी जगह पर एकदम अडिग हैं। तो इस पूरी पटकथा के सफर का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या एक योद्धा की असली जीत उसके जीवित बच जाने में है, या फिर उसके विचारों के हमेशा के लिए अमर हो जाने में? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें इस कहानी के असली संदेश पर विचार करने को मजबूर कर देता है। आज हमने देखा कि कैसे शब्द, संवाद और एक मजबूत कथा मिलकर इतिहास के एक पल को शाश्वत विचार में बदल देते हैं। इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा, और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।